आप सुन रहे हैं न्यूरो द न्यू ब्रेन साइंसेस एंड द मैनेजमेंट ऑफ द माइंड। लेखक जोएल एम अभिराज और निकोलस रोज रोज। ये कहानी है हमारे दिमाग की, या यूं कहें कि उस दिमाग की जिसे आज हम कहते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक सदी पहले तक मन और शरीर को दो अलग चीजें मानने वाली दुनिया आज ये मानने लगी है कि हमारा पूरा अस्तित्व, हमारी खुशियाँ, दुख, प्यार, नफरत, सपने और निर्णय, सब कुछ हमारी खोपड़ी में बंद इस 3 पाउंड के मुलायम पदार्थ का खेल है। ये किताब न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान की इस दुनिया की यात्रा है, जो दिखाती है कि कैसे यह विज्ञान अपनी प्रयोगशालाओं से बाहर निकलकर हमारी दुनिया, हमारे समाज, हमारे कानून, हमारे बच्चों की परवरिश और हमारी अपनी पहचान को बदल रहा है। सदियों से दार्शनिक और वैज्ञानिक इस सवाल से जूझ रहे थे कि आखिर ये मन क्या है और इसका हमारे भौतिक शरीर से क्या रिश्ता है। 1950 में जब बीबीसी ने एक प्रसिद्ध कार्यक्रम द फिजिकल बेसिस ऑफ माइंड प्रसारित किया, तो उस समय के महान वैज्ञानिक चार्ल्स शेरिंगटन ने कहा था कि मन और दिमाग के बीच का रिश्ता आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना अरस्तू के ज़माने में था। वे निराश थे और उन्हें लगता था कि इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत भी नहीं हुई है। लेकिन मात्र 50 साल बाद एक और महान वैज्ञानिक, वर्नन माउंटपेसल, ये कह रहे थे कि मन दिमाग का एक उभरता हुआ गुण है। दुनिया बदल चुकी थी और इस बदलाव का केंद्र था एक नई दृष्टि, एक नई सोच, न्यूरोमोलिक्यूलर दृष्टि। ये कहानी 1962 के आसपास शुरू होती है, जब एमआईटी के वैज्ञानिक फ्रांसिस श्मिट ने न्यूरोसाइंसेज रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत की। उनका सपना था कि वो दिमाग के लिए वही करें जो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के लिए किया था, उसके आणविक रहस्यों को खोलना। उन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, हर क्षेत्र के वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाने का काम किया। उनका मानना था कि दिमाग को समझने का रास्ता उसके सबसे छोटे, सबसे बुनियादी स्तर, अणुओं के स्तर से होकर गुजरता है। ये एक नई तरह की सोच थी। अब दिमाग को एक अंग माना जाने लगा, जैसे लीवर या दिल, भले ही वह कहीं ज्यादा जटिल हो। उसकी हर गतिविधि, चाहे वह याद हो, भावना हो या विचार, अंततः अणुओं के बीच होने वाली रासायनिक और विद्युतीय प्रतिक्रियाओं का परिणाम थी। इस नई सोच के लिए एक और रास्ता था, पागलपन का रास्ता। मानसिक बीमारियों को समझने की कोशिशों ने हमेशा ही वैज्ञानिकों को दिमाग की ओर धकेला था। 1950 के दशक में जब क्लोरप्रोमाजीन जैसी दवाइयां आईं, तो पहली बार ऐसा लगा कि मानसिक रोगों का इलाज दिमाग में छिपे रसायनों को सीधे प्रभावित करके किया जा सकता है। ये वो दौर था जब मोनोमाइन हाइपोथेसिस और डोपामाइन हाइपोथेसिस जैसे सिद्धांतों ने जन्म लिया। माना जाने लगा कि डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियां दिमाग में कुछ रसायनों जैसे सेरोटोनिन या डोपामाइन के असंतुलन का ही नाम है। हालांकि ये शुरुआती सिद्धांत बाद में गलत साबित हुए, लेकिन उन्होंने एक ऐसी सोच की नींव रख दी जिसमें मानसिक उथल पुथल भी दिमाग की ही एक यांत्रिक खराबी थी। इस सोच ने दवा कंपनियों को एक बड़ा बाजार दिया और मानसिक स्वास्थ्य के इलाज को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया जब वैज्ञानिकों ने यह समझना शुरू किया कि दिमाग केवल जन्म से पहले नहीं बनता, बल्कि जीवन भर बदलता रहता है। ये था प्लास्टिसिटी का सिद्धांत। पहले यह माना जाता था कि एक बार जब दिमाग पूरी तरह विकसित हो जाता है, तो उसकी संरचना स्थिर हो जाती है। लेकिन 1960 के दशक से शुरू होकर 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने यह साबित करना शुरू कर दिया कि दिमाग के न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं जीवन भर नए कनेक्शन बना सकते हैं और पुराने कनेक्शन खो सकते हैं। ये खोज चौंकाने वाली थी। इसका मतलब था कि हमारा अनुभव, हमारा वातावरण, हमारी परवरिश, सब कुछ हमारे दिमाग की शक्ल बदल सकता है। अगर कोई बच्चा उपेक्षा या दुर्व्यवहार से गुजरता है, तो उसके दिमाग की संरचना सचमुच छोटी और कम विकसित हो सकती है। ये खोज समाज नीति के लिए बहुत बड़ी थी। इसने इस विश्वास को जन्म दिया कि अगर हम बच्चों के साथ शुरुआती वर्षों में सही व्यवहार करें, तो हम उनके दिमाग को सही दिशा में ढाल सकते हैं और भविष्य में होने वाली कई सामाजिक समस्याओं जैसे अपराध, हिंसा, मानसिक बीमारी को रोक सकते हैं। कहानी का अगला और सबसे नाटकीय अध्याय शुरू हुआ जब वैज्ञानिकों ने दिमाग को सिर्फ काटकर या माइक्रोस्कोप से देखना बंद कर दिया और उसे जीवित, क्रियाशील अवस्था में देखना शुरू किया। ये क्रांति लाई थी इमेजिंग टेक्नोलॉजी ने। पहले सीटी स्कैन और फिर एमआरआई ने दिमाग की संरचना को देखना संभव बनाया, लेकिन असली जादू हुआ पीईटी स्कैन और फिर एफएमआरआई के आगमन के साथ। अब वैज्ञानिक सिर्फ ये नहीं देख सकते थे कि दिमाग कैसा दिखता है, बल्कि ये भी देख सकते थे कि वो कैसे काम कर रहा है। जब कोई व्यक्ति कोई सोचता है, कोई भावना महसूस करता है, कोई निर्णय लेता है, तो दिमाग के कुछ खास हिस्से रोशन हो जाते हैं, जैसे वे जल रहे हों। ये तस्वीरें जो अखबारों और किताबों में छपने लगीं, बहुत शक्तिशाली थीं। वे यह साबित करती नजर आ रही थीं कि मन वही है जो दिमाग करता है। प्रेम, घृणा, सहानुभूति, ईर्ष्या, हर चीज के लिए दिमाग में एक जगह ढूंढ ली गई। ये विश्वास पनपने लगा कि अब हम सचमुच मन को देख सकते हैं। इस नई दृष्टि ने जल्द ही समाज के हर पहलू को छूना शुरू कर दिया।
मनोरोग विज्ञान साइकेट्री, जो सदियों से मरीजों के व्यवहार और उनकी बातों के आधार पर निदान करता था, अब न्यूरोसाइंस की ओर देखने लगा। डीएसएम मानसिक रोगों की नैदानिक मार्गदर्शिका की हर नई आवृत्ति में ये उम्मीद बढ़ती गई कि जल्द ही मानसिक बीमारियों का निदान दिमाग के स्कैन या आनुवंशिक परीक्षणों के आधार पर होगा, न कि केवल लक्षणों की सूची से। लेकिन जैसे जैसे शोध बढ़े वैसे वैसे निराशा भी हाथ लगी। दिमाग की तस्वीरें उतनी साफ नहीं थीं जितनी दिखती थीं। अलग अलग प्रयोगशालाओं में अलग अलग नतीजे आते थे। डिप्रेशन जीन या सिलोफ्रेनिया जीन की खोज की घोषणाएं हुईं, लेकिन उन्हें दोहराया नहीं जा सका। यह स्पष्ट हो गया कि दिमाग और व्यवहार के बीच का रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना समझा गया था। फिर भी उम्मीद बनी रही। ये विश्वास कि मानसिक बीमारियां अंततः दिमाग की ही बीमारियां हैं और उनका इलाज दवाओं या अन्य न्यूरो तकनीकों से संभव है, बहुत मजबूत हो गया था। ये सोच धीरे धीरे समाज के दूसरे क्षेत्रों में भी घुसने लगी। सोशल ब्रेन का विचार आया। वैज्ञानिकों ने यह दिखाना शुरू किया कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने समझने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों से जुड़ने के लिए बना है। मिरर न्यूरॉन्स की खोज ने यह बताया कि जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो हमारे दिमाग में वही न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं जो हमारे अपने दुख के समय होते हैं। ये सहानुभूति एम्पैथी का न्यूरोलॉजिकल आधार था। इस सिद्धांत ने न सिर्फ ये समझाने की कोशिश की कि हम सामाजिक प्राणी क्यों हैं, बल्कि ये भी कि ऑटिज्म या सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों में सामाजिक व्यवहार में कमी क्यों आती है। शायद इसलिए क्योंकि उनका सोशल भी ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। न्यूरो इकोनॉमिक्स, न्यूरो मार्केटिंग, न्यूरोलॉ जैसे नए क्षेत्र जन्म लेने लगे। ये विश्वास फैल गया कि हम आर्थिक निर्णय, उपभोक्ता व्यवहार, यहाँ तक कि कानून और अपराध को भी दिमाग के स्तर पर समझ और नियंत्रित कर सकते हैं। अपराध और दिमाग का यह रिश्ता शायद सबसे विवादास्पद है। 19वीं सदी में लोम्ब्रोसो जैसे वैज्ञानिकों का मानना था कि अपराधी उनके शारीरिक बनावट, खोपड़ी की आकृति, चेहरे के हाव भाव से पहचाने जा सकते हैं। ये सोच बाद में बदनाम हो गई, लेकिन 20वीं सदी के अंत में एफएमआरआई और आनुवंशिकी की मदद से ये सवाल फिर उठा, क्या दिमाग की कुछ खास संरचनाएं या जीन वेरिएंट किसी व्यक्ति को हिंसक या आपराधिक बना सकते हैं? कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक एड्रियन रेन ने हत्यारों के दिमाग की तस्वीरें लेकर दिखाई कि उनमें फ्रंटल लोब में असामान्यताएं होती हैं, जो आवेग नियंत्रण और नैतिक निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरी ओर हॉलैंड के एक अध्ययन ने एक ऐसे परिवार की पहचान की जहां पीढ़ियों से पुरुष हिंसक थे और पाया कि उनमें एमएओए नामक जीन में एक खास उत्परिवर्तन था, जिसे वॉरियर जीन भी कहा गया। ये खोजें कानूनी दुनिया में हलचल पैदा कर रही थीं। क्या एक हत्यारा ये कह सकता है कि मेरे दिमाग ने मुझसे ये करवाया? क्या उसे सजा कम मिलनी चाहिए? ज्यादातर अदालतों ने इस तर्क को खारिज कर दिया, लेकिन इस सोच का एक और, शायद ज्यादा गहरा असर हुआ। अगर अपराध का बीज दिमाग में है और वह दिमाग बचपन में ढल जाता है, तो हमें अपराधियों को सजा देने के बजाय बच्चों को अपराधी बनने से रोकना चाहिए। यह सोच स्क्रीन एंड इंटरवीन पहचानो और हस्तक्षेप करो की नीति को जन्म देती है। बच्चों के व्यवहार का आकलन करके, उनके परिवारों की स्थिति देखकर और अब उनके दिमाग की तस्वीरें लेकर यह पता लगाने की कोशिश की जाने लगी कि कौन से बच्चे भविष्य में अपराधी बन सकते हैं, और फिर उन बच्चों को और उनके माता पिता को विशेष प्रशिक्षण देकर उनके दिमाग को सही दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जाने लगा। इस तरह न्यूरोसाइंस ने एक पुरानी सामाजिक नीति, प्रारंभिक हस्तक्षेप, को नया वैज्ञानिक आधार दे दिया। ब्रिटेन में आयन डंकन स्मिथ और ग्राहम एलन जैसे राजनेताओं ने इसी आधार पर कहा कि 3 साल की उम्र तक बच्चे का दिमाग 85% विकसित हो जाता है, और अगर उस समय तक उसे सही वातावरण नहीं मिला तो वह जीवन भर के लिए क्षतिग्रस्त हो सकता है। उपेक्षित बच्चों के दिमाग की तस्वीरें, जो सामान्य बच्चों के दिमाग से छोटी दिखती थीं, इस तर्क को और मजबूत करती हैं। इस तरह न्यूरोसाइंस सामाजिक बुराइयों, गरीबी, हिंसा, अपराध को दिमाग की बीमारी में बदलकर उनके समाधान को भी परिवार और बचपन के दायरे में सीमित कर देती है। इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा सवाल है, अब हम कौन हैं? क्या हम सिर्फ अपने दिमाग हैं? ये सवाल फ्रांसिस क्रिक से लेकर पैट्रिसिया चर्चलैंड तक हर न्यूरोसाइंटिस्ट ने उठाया है। क्रिक ने कहा, आपकी खुशियाँ, आपके गम, आपकी यादें, आपकी महत्वाकांक्षाएं, ये सब न्यूरॉन्स के एक समूह के व्यवहार से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हम अपने दिमाग के अलावा कुछ नहीं है? अगर हम ब्रेन डैमेज वाले मरीजों को देखें, जैसे स्प्लिट ब्रेन मरीज, जिनमें दिमाग के 2 हिस्सों के बीच का संपर्क काट दिया जाता है, तो पता चलता है कि स्वयं सेल्फ की एकता एक भिन्न है। दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग जानकारियां रखते हैं, और हमारा बायां हिस्सा एक कहानी गढ़कर उन सबको जोड़ देता है, जिससे हमें लगता है कि हम एक हैं। लिबेट के मशहूर प्रयोगों ने दिखाया कि कोई कार्य करने का सचेत निर्णय लेने से पहले ही दिमाग उस कार्य की शुरुआत कर चुका होता है। तो फिर स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल कहाँ है? ये सब बताता है कि हमारा स्वयं की एकता, निरंतरता और स्वतंत्रता का अनुभव दिमाग द्वारा रचा गया एक भ्रम मात्र है।
फिर भी कहानी का निष्कर्ष ये नहीं है कि हम अपने दिमाग की कठपुतली बनकर रह गए हैं, बल्कि यह है कि हमारी समझ में एक नया आयाम जुड़ गया है। अब हम अपने आप को न्यूरोकेमिकल सेल्फ के रूप में भी समझने लगे हैं। हम जानते हैं कि हमारे मूड, हमारी आदतें, हमारी क्षमताएं हमारे दिमाग में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हैं। और ये ज्ञान हमें एक नई जिम्मेदारी देता है, अपने दिमाग की देखभाल करने की, उसे सही दिशा में ढालने की। यही कारण है कि आज ब्रेन फिटनेस के कार्यक्रम, माइंडफुलनेस मेडिटेशन और दिमाग को तेज करने वाली दवाओं और गेम्स का बाजार गर्म है। हम अब सोमैटिक एथिक्स, शारीरिक नैतिकता के दौर से गुजर रहे हैं, जहां अपने शरीर और अब अपने दिमाग की देखभाल करना एक बेहतर इंसान बनने का जरिया बन गया है। आखिर में ये कहानी हमें एक चौराहे पर लाकर खड़ा करती है। एक तरफ वैज्ञानिक सच्चाई है, दिमाग हमारे व्यवहार, हमारी पहचान का आधार है। दूसरी तरफ हमारा जीवंत अनुभव है, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते, हमारी संस्कृति और इतिहास, जो हमें सिर्फ न्यूरॉन्स के समूह से कहीं ज्यादा बनाते हैं। क्या न्यूरोसाइंस इन दोनों को जोड़ पाएगी? क्या ये मनुष्य को सिर्फ एक जैविक मशीन में बदल देगी, या हमें यह समझने में मदद करेगी कि हमारी जैविकता और हमारी सामाजिकता कैसे एक दूसरे में गुंथी हुई है? ये किताब कोई निश्चित जवाब नहीं देती, लेकिन ये हमें यह जरूर बताती है कि हम एक ऐसे ऐतिहासिक दौर में जी रहे हैं जहां यह सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हमारे दिमाग की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये हर रोज, हर प्रयोगशाला में, हर किताब में और शायद हम में से हर एक के अंदर लिखी जा रही है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।